मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने गोलीय संधारित्र किया है और कुछ संबंधित न्यूमेरिकल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि गोलीय संधारित्र 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यहां पे आपको ध्यान रखना था कि R2 ग्रेटर देन R1। ये तो संधारित्र, गोलीय संधारित्र की बात है। और एक जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, गोलीय चालक, इसको C डैश से लिख देता हूं मैंने। इसकी धारिता 4πε0 R। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बिल्कुल एंड में कहा था कि इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग निकाय हैं, गोलीय संधारित्र और गोलीय चालक। फिर मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक न्यूमेरिकल के द्वारा मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करूंगा, इन दोनों के बीच अंतर स्थापित करूंगा, है ना। तो एक छोटे से सवाल के जरिए कर देते हैं। यदि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्या का अनुपात n तथा n-1 हो, ठीक है सर, दोबारा सुन ले। गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्या का अनुपात n अपॉन n-1 हो तो सिद्ध करो कि गोलीय संधारित्र की धारिता अंदर वाले गोलीय चालक की धारिता की n गुना होती है। तो साहब ये सवाल भी है और इससे रिलेटेड जो सवाल है उनके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अब सब पहले तो इसने कहा कि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्या का अनुपात n अपॉन n-1 है। तो पहला तो आपका जो सोच है या आपकी थॉट है वो यही क्रिएट या यही ये जानना चाहता है कि आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं। तो आप समझें कि गोलीय संधारित्र में R2 ग्रेटर देन R1 है और इधर देखें आप तो n ग्रेटर देन n-1 है। तो इसका मतलब n किसके लिए? R2 के लिए, और n-1 किसके लिए? R1 के लिए। तो पहला तो इसने सस्पेंस आपको यही दे दिया कि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात n अपॉन n-1 है। तो ये आप पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करना कि जो दे रखा है वो R2 अपॉन R1 है या R1 अपॉन R2 है। तो साहब जो आपको दे रखा है वो वास्तव में R2 अपॉन R1 है। इसलिए R2 बराबर n अपॉन n-1 इंटू R1। ये तो सही कि अपने को दे ही रखा है तो अपन ने ये रिलेशन तो सिक्योर कर लिया। अब अपन निकालें गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। तो सब गोलीय संधारित्र की धारिता, मैं अंतर वैसा ही रख देता हूं। गोलीय संधारित्र की धारिता को C से लिख दूंगा और गोलीय चालक की धारिता को C डैश से। तो गोलीय संधारित्र की धारिता 4πε0 R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। आप x से वैल्यू रख दें सर, x से आप R2 की वैल्यू रख दें। C बराबर 4πε0 R1, R2 की वैल्यू पुट करें n अपॉन n-1 इंटू R1। ये पुट कर दी साहब R2 की वैल्यू अपॉन, यहां भी R2 की वैल्यू रख दें n अपॉन n-1 R1 माइनस R1। अब एक R1 तो थोरोली कॉमन आके कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, देख ले आप, है ना। ये यहां नीचे से मैं एक बार थोड़ा सा यहां कॉमन ले लेता हूं या काट ही देता हूं। देखो एक R1 कट रहा है, यहां से कॉमन लेके ये कट रहा है। अब अपने पास जो बच रहा है
उसको चलो मैं यहीं लिख देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 n अपॉन n माइनस 1 इंटू R1। एक R1 तो बच रहा है ना ऊपर, नीचे R1 खत्म हो गया तो नीचे एलसीएम ले लिया मैंने n माइनस 1, और एलसीएम n माइनस 1 लिया तो ये आया n माइनस 1। थोड़ा सा गिचपिच नहीं होना चाहिए, इससे मैं क्लियरिटी एक बार दे दूं आपको। R1 ऊपर और नीचे से कॉमन आके कर, ऊपर R1 दो हैं, R1 स्क्वायर ऊपर है ना, तो एक R1 मैंने कैंसिल कर दिया। फिर ये जो दिख रहा है आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0 n अपॉन n माइनस 1 इंटू R1 लिख दिया, वो R1 थोड़ा उधर चला गया। नीचे मैंने n माइनस 1 एलसीएम ले लिया तो n माइनस n माइनस 1। अब फिलहाल ये n माइनस 1 तो कैंसिल हो ही रहा है, इसको तो हटाओ। C बराबर, अब ऊपर अपने को बचता दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 n R1, ठीक है साहब। नीचे n माइनस n तो कट गया, तो नीचे तो 1 ही बच रहा है। अब आपके सामने जो बच रहा है उसमें से n को अलग कर लो, n को अलग कर लिया तो ये क्या है साहब, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। मैंने आपको शुरुआत इस बात से की है, अंदर वाला गोला जो अपन ने संधारित्र में अज्यूम कर रखा था उसकी रेडियस कितनी थी R1, और बाहर वाले गोले की रेडियस कितनी थी R2। अब मैं आपसे केवल अंदर वाले गोले की अगर धारिता पूछ रहा हूं तो अंदर वाला गोला तो आप गोलीय चालक ही मानेंगे, तो उसकी धारिता क्या बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और R की जगह क्या लिखेंगे R1। यहां देखें आप 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, तो स्वाभाविक है ये जो गोलीय संधारित्र है इसकी धारिता n गुनी है किसकी, अंदर वाले गोले की धारिता की, क्योंकि ये गोलीय चालक है तो ये गोलीय चालक की धारिता। तो वास्तव में दोनों में अंतर है, और जो अपन से सवाल पूछा गया था कि यदि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात n अपॉन n माइनस 1 हो तो सिद्ध करो कि गोलीय संधारित्र की धारिता अंदर वाले गोले की धारिता की n गुना होती है। अब ये जो मतलब फॉर्मूला है ये सब जगह काम आ जाएगा। जैसे अपन ने एक का अंतर रखा जहां भी है ना, जैसे बाहर वाले गोले अंदर वाले गोले की त्रिज्या 20 मान ली और बाहर वाले की 21 मान ली, तो कितनी गुना हो जाएगी वो गोलीय चालक की, 20 गुना हो जाएगी। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना। तो ये सब मैंने आपसे जो लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं आपको एक सवाल के जरिए गोलीय संधारित्र और गोलाकार चालक इनके अंतर को स्पष्ट कर दूंगा, तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब कंटिन्यू आ जाओ टॉपिक्स की तरफ, है ना। अब अपने टॉपिक्स संधारित्र पर ही कंसंट्रेट है ना। अब अपना टॉपिक जाता है आवेशित संधारित्र या आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा या उसमें एकत्रित ऊर्जा। तो पहले तो आप यहां पे एक बात को समझो, मैं जिसको समझना है वो बात लिख देता हूं। आवेशित संधारित्र ऑब्लिक आवेशित चालक है ना कि स्थितिज या में एकत्रित ऊर्जा। ठीक है ना। पहले मैं टॉपिक पर फोकस करूंगा, कुछ विशेष मुझे समझाना है। अब कुछ एक दो टॉपिक वो मैं बता दूंगा कौन कौन से जो आएंगे, वो कॉमन फॉर बोथ। कॉमन फॉर बोथ का मतलब है कि वो टॉपिक संधारित्र के लिए और चालक के लिए दोनों के लिए ही समान है। तो अब इक्का दुक्का जो भी टॉपिक है मैं आपको बताता जाऊंगा, है उनमें कॉमन चलेगा
ये टॉपिक जैसे मान लीजिए आप आवेशित चालक की स्थिति जब पूछेंगे तो भी मैं वही सूत्र लिखूंगा, आप आवेशित संधारित्र की स्थिति जब पूछेंगे तो भी मैं वही सूत्र लिखूंगा। तो सब बी अवेयर, आप बिल्कुल ध्यान रखें और बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें कि आवेशित चालक और आवेशित संधारित्र के लिए कुछ टॉपिक कॉमन हैं, जो कॉमन होंगे वो मैं आपको बता दिया करूंगा। चलो सब, अब स्थिति ऊर्जा या एकत्रित ऊर्जा क्यों? तो सब, जब किसी आवेशित चालक या चालक बोल दो, जब किसी चालक या संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक, भाई आप जो भी चाहें, जितना भी विभवांतर चाहें, विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा, भाई आप तो हाथ से देंगे नहीं आवेश, सेल बैटरी सोर्स ही देगा, स्रोत द्वारा आवेश देने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र ये संरक्षी क्षेत्र है, और संरक्षी क्षेत्र है तो संरक्षी क्षेत्र में किए गए कार्य की हानि संभव नहीं है। हानि संभव नहीं है का मतलब वो डिपॉजिट होगा, वो जमा होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं संरक्षी क्षेत्र, संरक्षी बल आ जाएगा तो उसमें किया गया कार्य का लॉस पॉसिबल नहीं है। चलो मैं वापिस अपनी बात पे आ जाता हूं। तो सब, आवेशित चालक या संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक, जो भी अपेक्षित का मतलब जो आप चाहते हैं, अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय, निकाय में आप आवेशित संधारित्र कह दो चाहे आवेशित चालक, निकाय में संचित हो जाता है, जिससे आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा या आवेशित संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा कहते हैं। वो चालक भी बोल सकता हूं मैं, है जब ये तो होगी डेफिनेशन। कार्य ही स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा का तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो आप। पहले आपने बिंदु आवेशों की स्थिति ऊर्जा पढ़ी, उसके बाद आपने द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पढ़ी, अब आप संधारित्र की स्थिति ऊर्जा पढ़ रहे हो। और देखा जाए तो यही चालक, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा भी है। तो आप स्थिति ऊर्जाएं पढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्थिति ऊर्जा स्थिति व अभिविन्यास का फलन है। स्थिति और अभिविन्यास में परिवर्तन है तो स्थिति ऊर्जा भी परिवर्तित है। तो तीसरी स्थिति ऊर्जा पढ़ रहे हो, कहने का मेरा मतलब यह है। तो सब, ऊर्जा का यह संचय होता है, यह अपन ने परिभाषा में बोला है ना। अब ऊर्जा का यह संचय किसके रूप में होता है तो यह भी मैं आपको बता दूं। ऊर्जा का यह संचय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। तो सब, पहला तो मैं दो बातें आपको बताऊंगा। पहला तो ये कि आवेशित चालक या संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है, तो वो कार्य निकाल लूंगा, जिसे संधारित्र या चालक में एकत्रित ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा मैंने कहा कि ऊर्जा का यह संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है, तो फिर मैं आपको वो भी प्रूव करके दिखाऊंगा। दो काम मेरे हैं ना। सबसे पहले तो मान लीजिए सी धारिता का कोई संधारित्र है, जिसकी प्लेटों पर किसी क्षण हमने आवेश मान लिया स्मॉल क्यू। देखो संधारित्र है तो दो प्लेटों के समूह को संधारित्र नहीं कहते, विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। इससे मुझे यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ आवेश इनिशियली है। तो इससे मैंने कहा, मान लीजिए संधारित्र की धारिता C है, यदि उसकी प्लेटों पर किसी क्षण आवेश स्मॉल q हो तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश बराबर Q/C। ठीक है, सब संधारित्र है, मानना पड़ेगा। अब सब अल्प आवेश dq
प्रदान करने में किया गया कार्य। अल्प आवेश प्रदान करने में किया गया कार्य भी अल्प ही होगा। कितना होगा? v डैश डी क्यू। कैसे लिखा? तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, पूरी 12th में जब भी कार्य की गणना होगी विभव विभवांतर के सूत्र से W अपॉन Q इज इक्वल टू V, यानी W बराबर QV। देख लो आप, QV पूरे 12th में यही रहेगा, पूरे 12th में इसी जगह। तो सब अल्प आवेश DQ प्रदान करने में किया गया कार्य V डैश DQ। क्लियर? अतः अब कुल कार्य, इसी को अपन क्या कहते हैं? एकत्रित ऊर्जा या स्थितियां। अतः कुल आवेश कैपिटल Q प्रदान करने में किया गया कुल कार्य अर्थात संधारित्र में एकत्रित या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये सब कुल कार्य। टोटल आवेश कैपिटल Q प्रदान करने में कितना लिख दूं ऊपर से? V डैश डी क्यू, है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ थोड़ा सा एक टेक्निक देखो, तो मैंने 0 से लिमिट लगा दी। इसका मतलब ये क्यू भी मैं दिए गए में कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी ये मिस नहीं हो रहा, इसमें भी कितना कार्य करना पड़ा वो कैलकुलेशन में आएगा ही। समझ गया? तो मिसिंग नहीं है वो। देखो ना, मिसिंग होता तो फिर स्वाभाविक रूप से मैं 0 से लिमिट क्यों लगाता? तो मैंने लिमिट 0 से नहीं लगाई। 0 से लिमिट न लगाना इस बात का प्रमाण है कि मैं उस क्यू को भी काउंट कर रहा हूं। V डैश की वैल्यू बाय इक्वेशन 1 x से रख दें, U इज इक्वल टू 0 से कैपिटल Q V डैश का मान Q अपॉन C डी क्यू, ये सब U बराबर आ गया 1 अपॉन C, Q का समाकलन Q स्क्वायर अपॉन 2। ये लिमिट भी यही आनी थी। चलो इसको इधर ले लेता हूं मैं, है ना। 20 पर वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये 0 से ना। अब इधर आ जाओ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q। ठीक है, ये समाकलन हो गया साहब। अपर लिमिट ही रखनी है, नीचे वाली लिमिट तो 0 है। तो साहब संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, ये हुआ साहब 1/2, ये कैपिटल Q है साहब, है ना, उच्च सीमा एरिया कैपिटल इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन C, ये संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा। अब ये सब इसके डिफरेंट रूप हो सकते हैं। आपको ये सब एक याद रख लेना, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। और मैं फिर आपको याद दिला दूं, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला भी यही है और आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला भी यही है। मेरे को जितनी बार याद आ जाता है मैं बोल देता हूं, आप उससे बोर मत होइएगा, वो मेरी आदत है ना। कुछ हर टीचर की कुछ ना कुछ आदत होती है, मेरी भी। अगर एक चीज के मैं पीछे पड़ जाता हूं तो उसको बार बार बोलता रहता हूं, मुझे खुद को ध्यान रहता मैं कितनी बार बोल जाता हूं। ठीक है ना। तो ये संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा। अब इसके आप एक से ज्यादा रूप न्यूमेरिकल के लिए चाहते होंगे, तो साहब अगर आपको C और V के पदों में चाहिए तो आप रख दें, क्योंकि Q बराबर CV रखें साहब, इसलिए U बराबर आ जाएगा हाफ Q की जगह रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरा रूप आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब मेरी तो अपनी एडवाइज है, इससे याद रखें, है ना। ये मोस्ट पॉपुलर है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल की संख्या औरों की तुलना में ज्यादा है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे Q और C के पदों में आ गया, उसी से C और V के पदों में भी आ गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि Q और V के पदों में भी होना चाहिए। अब आप कहते हैं Q और V के पदों में होना चाहिए तो C को गायब कर दें। अब अपन जानते हैं क्योंकि C बराबर Q अपॉन V रखो साहब इसमें, इसलिए इसका ये एक शेप हो रह गया हाफ QV। तो सब पहला तो काम खत्म हो गया, है ना। पहला काम क्या था कि अपने को
ये एकत्रित ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करनी थी, जो अपन ने कर ली। ये तो एक काम क्लियर हो गया है ना। अभी मुझे ये भी दिखाना था आपको कि ऊर्जा का ये संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। तो पहले मैं वो दिखाए तो फिर कुछ संबंधित बात समझाता हूं, है ना। तो सब स्थिति ऊर्जा अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र के पदों में दिखा रहा हूं, है ना। स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के पदों में, ठीक है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण पोर्शन, इसको भी देखना, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, इसलिए Q का मान तो हम रख दें एप्सिलॉन 0 A इंटू ए, ठीक है साहब। Q की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1 में ना। वह C बराबर हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। बहुत ध्यान से समझना साहब, ये जो चीज अपन निकाल रहे हैं ये लास्ट चैप्टर में भी काम आती है। तो अपन स्थिति ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के पदों में जाहिर करने जा रहे हैं। इससे मैं फर्स्ट में Q की वैल्यू रखूंगा, तो E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, तो Q बराबर इतना, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 है, वो रख ही दिया, क्योंकि यहां भी वैक्यूम में लिया तो वो भी वैक्यूम में ले रखा है मैंने फर्स्ट से, है ना। फर्स्ट में रख दो सब, फर्स्ट से U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, Q स्क्वायर का मतलब एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, A स्क्वायर और E स्क्वायर अपॉन C आपके सामने लिख रखा है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एक एप्सिलॉन 0 कट गया, यानी U बराबर आ जाता है हाफ एक एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, है ना। एक ऐसे A भी कट गया, A इंटू D, है ना साहब। ये देख लेना एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A, तो एक एप्सिलॉन 0 रह गया, एक A रह गया, E स्क्वायर ऐसा कैसे रह गया, और ये D ऊपर चला गया। ये आप सोल्व करके देख सकते हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, है ना। जब आपको साफ दिख भी रहा होगा, नहीं तो आप खुद C और Q का मान किस में रख देना, फर्स्ट में रख देना, यही चीज निकलेगी। अब A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी D है, तो A इंटू D क्या हुआ, संधारित्र का आयतन हुआ। तो साहब U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू संधारित्र का आयतन। संधारित्र के V आयतन में ऊर्जा कितनी है, U, एकांक आयतन में ऊर्जा, इसलिए एकांक आयतन में ऊर्जा, और एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एकांक आयतन में ऊर्जा को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ये ध्यान रखना साहब, है ना। तो साहब U अपॉन V, V आयतन में ऊर्जा U, तो एकांक आयतन में U अपॉन V कितनी, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। मात्रक का फर्क है, यहां मात्रक होता कितना, जूल, और यहां मात्रक कितना होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब, है ना। ये सब पावर थोड़ी सी अच्छे से नहीं दिख रही मुझे, हो सकता है आपको भी नहीं दिख रही हो, तो ये पावर को एक बार में ढंग से स्क्वायर लिख देता हूं। तो सब एकांक आयतन में ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा घनत्व तो साफ क्या रहा है, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, यानी ऊर्जा किसके रूप में संचित है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो अपन ने अगर परिभाषा को आपने सुना हो तो मैं बोर्ड से हटके परिभाषा को एक बार और सुना देता हूं। आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए
स्रोत द्वारा आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है। इस कार्य को ही संधारित्र में एकत्रित या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का यह संचय प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। ये देखा दिया। तो ऊर्जा के मैंने 3 रूप बता दिए। मैंने आपसे कह दिया सबसे पॉपुलर है हाफ CV², जिसका विशेष ध्यान रखना, ये काम की चीज है। इससे 1 से 3 निकल जाते हैं। ये चीज अलग से है ऊर्जा घनत्व, जो ये बताने के लिए था कि ऊर्जा का संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है।